Hello everyone, this is Bhupendra and welcome you in your class 7 and chapter 6 and chapter name is the triangles and its properties. So ट्रायंगल्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हमको अच्छे से डिस्कस करना है। ट्रायंगल क्या होते हैं इसके बारे में तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल आप जानते हो कि एक क्लोज शेप होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक ना, 3 साइड्स एंड ऑल्सो 3 एंगल्स। तो इसमें आप अच्छे से ट्रायंगल को पहचानना भी सीख गए होगे। तो सामने देखो, आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ट्रायंगल्स किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है, वो चाहे ये हो, वो चाहे ये हो और वो चाहे ये हो, इनका कोई भी शेप हो सकता है ट्रायंगल का। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट आप तो ये देखें कि ट्रायंगल्स की जो 3 साइड होती है उनको हम राइट कैसे करते हैं। तो साइड को हमेशा 2 पॉइंट से मिला के बनाते हैं, ठीक है ना। तो P और Q से एक साइड बन गई, तो ये साइड हो गई आपकी PQ। ओके, नेक्स्ट P और R मिलकर एक साइड PR हो गई, ठीक है, और एक Q और R एक साइड आपकी QR हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स की जो साइड होती हैं वो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है और इसमें कितनी टोटल साइड होती है, टोटल 3 साइड्स होती हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि आपने कभी भी ट्रायंगल शेप का कोई आपके सामने ऐसा ऑब्जेक्ट्स रखा हो जिसका आप नाम मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आपके पास ट्रायंगल की शेप में समोसा होगा, है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं आप, और नाम बताएंगे? ऐसे ही आपको होम पर अपने एक लिस्ट बनानी है जो ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। कम से कम उसमें 10 नाम ऐसे शामिल करोगे जो आपको ट्रायंगल की तरह दिखते होंगे। बहुत सारी शेप्स होंगी जो आपको मिल जाएंगी आपके आसपास में। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। तो वो एंगल कौन कौन से होंगे? तो एंगल उनकी ये वाले होंगे, देखो, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। लेकिन क्या आप जानते हो कि एंगल्स को इस तरह से नहीं लिखते, PQR जरूर बोलते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका कुछ और होता है। जैसा कि पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अगर हम एंगल Q की बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, जिस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उस एंगल को हम बीच में रखते हैं, ठीक है, और शुरुआत करते हैं उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट से। तो एंगल Q को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना होगा एंगल P, Q और R। तो ये होता है आपका एंगल का साइन, और इसको लिखेंगे P, Q और R। तो इसमें जो बीच में आपको है उस एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कौन से एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एंगल Q को। ऐसे अगर आप एंगल P की बात करें तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसको फिर आप Q से स्टार्ट करोगे, एंगल Q, P और R। तो इसको लिखोगे एंगल Q, P और R, ठीक है। तो यहाँ पे P बीच में आ गया ना, तो इसका मतलब हम एंगल P की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको उसके एडजेसेंट पॉइंट्स से शुरू करके उसको बीच में रखते हैं उस पॉइंट को, ठीक है, ताकि पता चले कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो है। तो इस तरह से ये एंगल Q के लिए हो गया, ये एंगल P के लिए होगा, इसलिए R के लिए आप लिखोगे तो QRP हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस क्या होते हैं? इसमें वो चीज़ होती है जो कॉर्नर होता है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है और एक P पॉइंट है। तो ये हमारे इसके किसी भी ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से? P, Q, R। तो 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। दैट्स क्लियर। ये तो हुआ आपका सिंपल एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन या शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज की। आगे ट्रायंगल में मीडियन होता है। अब मीडियन कौन सा होता है? मीडियन किससे कहते हैं? सबसे पहले समझ लो कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन उसे कहते हैं जो अपनी अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो अपनी अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट में ही होता है, उससे हम उसका मीडियन कहते हैं। कैसे? आप देख रहे होंगे इस वाले एंगल में ABC में, इसमें जो ये ऊपर से एक लाइन आई ना AD, तो AD जो है ना बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे, किसके मिड पॉइंट पे? BC के मिड पॉइंट पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस CD की होगी उतनी डिस्टेंस BD की होगी। तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल में उसके सामने वाली साइड से अपोजिट साइड पे पड़ता है, ठीक है ना।
ए वाली साइड से डी पे होगा, ऐसे ही आप ए से यहाँ बी सी वाले करोगे तो इससे यहाँ पे होगा, ऐसे इससे यहाँ पे होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक ही साइड से हो, मीडियन के लिए कोई भी साइड हो सकती है, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें तो बी सी के लिए आपका मीडियन ए डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर सी ए के लिए ए डी मीडियन कहेंगे तो सी ए के लिए कौन सा हो जाएगा, ये बी से कोई नया एंगल निकालोगे बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ए बी के लिए अगर मीडियन निकालोगे तो सी से जाएगा, ठीक है। तो सी से जो पॉइंट जाएगा उसको लिए हम एफ ले लेते हैं, तो उसका सी एफ हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों साइड्स पर मीडियन हम मार्क कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन का सीधा सीधा सा मतलब आप समझोगे कि मीडियन वो होता है जो अपनी अपोजिट साइड्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं मीडियन। और एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। आगे हम बात करते हैं अपने एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर होता है अपनी अपोजिट साइड्स के। कौन परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि अभी आप मीडियन में पढ़ रहे थे ना, वो भी अपना अपोजिट साइड्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में होता था, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर में, जैसे यहाँ देखो ये ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल में आपको एक एल्टीट्यूड डाला गया है जिसको हम बोलते हैं ए और डी। तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। तो एल्टीट्यूड कौन सा होगा, एल्टीट्यूड जो है हमारा वो है ए डी। अब आप कहोगे कि मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क इतना है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे होता है, लेकिन एल्टीट्यूड कभी भी मिड पॉइंट पे हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 90 डिग्री पे होगा ये ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे देखो आप देख रहे होगे कि इस वाले ट्रायंगल में ए डी जो है वो डी वाला पॉइंट बी सी के मिड पॉइंट पे नहीं है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि परपेंडिकुलर कब होता है, जब वो उस साइड पे 90 डिग्री से आके मिले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एल्टीट्यूड और मीडियन क्लियर से डिफाइन हो गया कि मीडियन हमेशा अपनी अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट पे होता है, और एल्टीट्यूड में हमेशा अपोजिट साइड्स के परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर्स का सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टी आपकी ये है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जानते हो क्या होता है, नाम से ही पता होगा। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। किसी भी एंगल में जो 3 अंदर एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होंगे। इसके अलावा अगर हम उसकी साइड्स को आगे पीछे एक्सपेंड कर लें तो हमारे उसके बाहर भी जो कुछ एंगल बनेंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल बोले जाएंगे। तो आप सामने देख रहे होगे रेड कलर में इस ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल बने हुए हैं वो हमारे सारे इंटीरियर एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सब इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इज 1, 2, 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अंदर है, तो अंदर वालों को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसकी साइड्स को अगर हम और आगे बढ़ा के देख लें, जैसे ये हमारे पास एक साइड है और इसको हमने और आगे बढ़ा लिया, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला देखो। तो ये हमारा इसके बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे अगर इस वाली साइड्स को बढ़ाओगे तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला 4 एंगल बन रहा है। इस वाली साइड्स को बढ़ाया हमने तो यहाँ 5 बन गया, इस वाली साइड को बढ़ाया तो यहाँ 7 बन गया। ऐसे इसको बढ़ाओगे तो एक एंगल यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे इसको बढ़ाओगे तो इसका एंगल यहाँ बन जाएगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा। तो ये सारे जितने भी एंगल हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल बोले जाएंगे। किसी भी ट्रायंगल में ये ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल ओनली कितने होंगे, 3 ही होंगे, जबकि एक्सटीरियर एंगल आपके 3 से ज़्यादा होंगे। अंडरस्टूड। तो ये तो रहा हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। आई होप आप अच्छे से समझे होगे। इंटीरियर अंदर वाले जो भी एंगल वो इंटीरियर, और बाहर वाले जो भी एंगल है वो एक्सटीरियर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं, यस, इस इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में ही। तो क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। प्रॉपर्टी है आपकी वैल्यू ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल, आप इसको सही से पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ अ exterior angle is equal to the sum of 2 opposite interior angles। नहीं आया ना समझ में, ठीक है, फिर से समझते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू उसके दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब देखते हैं कैसे, फिगर पे आ जाओ।
यहाँ पे इस वाले एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो 6 एक्सटीरियर एंगल है। अब इसकी अगर वैल्यू होगी, चेक करें कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी कि इसके अंदर इंटीरियर एंगल जो है ना अपोजिट, उनकी वैल्यू होगी। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से है इसके? अब 3 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 अपोजिट एंगल नहीं है, 3 एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अपोजिट एंगल फिर कौन सा होगा? अपोजिट एंगल इसके बिल्कुल सामने 1 और 2 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 की वैल्यू है ना, वो 6 की जो वैल्यू होगी वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगी। अब आया ना समझ में? समझ में भी आया होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? सो सिंपल और इजी टाइप से। देखो इस टाइप से अगर आपको दिया होगा तो ये आपका एक्स दिया होगा, ठीक है, ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल होगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा कि ये जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड करो, जबकि आपको ये दोनों एंगल दिए होंगे। सपोज दैट कि आपको एंगल 1 की वैल्यू 30 दी हो और एंगल 2 की वैल्यू जो है ना वो आपको 70 दी हो, तो आपसे पूछें कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप तो सिंपली से निकाल सकते हो क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पता है। कैसे आप निकालोगे? एंगल एक्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 और सीधे सीधे इनकी वैल्यू लगा दोगे। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 और एंगल 2 की वैल्यू है 70। तो दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 100। तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना कि हमारी जो एक्स की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 100 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप से इधर भी इसको एक्सपेंड करके बाई की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। कौन से दोनों की? इन दोनों की, 1 और 3 की। अब आप कहोगे मुझे 3 तो पता नहीं। अगर आपको 3 नहीं पता तो एक्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 100। तो इसके बाद जो 3 की वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे? ये एक लीनियर पेयर बन गया। तो लीनियर पेयर में टोटल दोनों जो आपके एंगल दिए होते हैं वो होते हैं 180 के। तो 100 में से 180 माइनस करोगे तो ये 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 3 की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। सही से फिर से समझते हैं। अगर हमने फाइंड आउट किया कि आपको इस 1 की वैल्यू दे रखी है 30, इसकी वैल्यू दे रखी है 70, आपसे अगर वो पूछें कि एक्स ये वाला और ये वाई वाला फाइंड आउट करो, तो सो सिंपल हो जाएगा निकालने का। कैसे? एक्स की वैल्यू सिंपल है, इसमें आपको 30 और 70 ऐड करके 100 बना देना है और इसके बाद में आप पता करोगे बाई कितना है। तो बाई फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वाले और इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो 1 तो पता है, 3 नहीं पता। 3 पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? 180 में से 100 माइनस करना। 180 क्यों? क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर 180 का होता है। तो ये आपका हो जाएगा इधर वाला 80। अब देखो बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 1 की वैल्यू, वाई की जो वैल्यू होगी ना, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो यही तो इसके अपोजिट साइड का एंगल है। तो 1 की वैल्यू आपके पास 3 है और वाई की वैल्यू आई आपके पास, 3 की वैल्यू आई 80। तो ये टोटल हो गया 110। तो इस तरह से हम वाई भी निकाल लेंगे, एक्स भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत ईजी है और बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में और आप इसको कर भी पाओगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।